इजी हो जाता है और कुछ नहीं है। ओके। अ, यकृत, लीवर। कल हमने गॉल ब्लैडर लिया था। गॉल ब्लैडर जो है इसी का सहयोगी अवयव, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, लीवर का ही वो सहयोगी अवयव है, लीवर। तो हमने इसमें देखा था कि ये बाइल जूस जो है, कभी कभी पित्त वाहिनी डक्ट में किसी प्रकार का दोष हो जाने से पित्त आंतों में न पहुंचकर यकृत में ही लौट आता है। वहां से रुधिर में मिलकर समस्त शरीर में फैल जाता है और उसी की वजह से जॉन्डिस होता है। ये जो जाना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो बाइल जूस जो है वहां पे बंद होने के कारण, ब्लॉकेज होने के कारण वो स्मॉल इंटेस्टाइन में न जाके ये फिर से वापस कहा जाता है गॉल ब्लैडर से, ये वापस चला जाता है। तो वो वापस कहा जाता है, वो ब्लड में चला जाता है। तो फिर पूरा ब्लड जो है पीला होने के कारण वो हृदय के द्वारा पूरे शरीर में फैलता है। फिर पूरा रंग पीला पीला हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं। तो ये गॉल ब्लैडर के कारण होता है। सहयोगी अवयव लीवर से संबंधित रोग हमने कल देखे थे। सिर, उदर भारी रहना, आंखों की तकलीफ, भूख न लगना, कमजोरी लगना, अपच, मितली, पित्ताशय में पथरी, दर्द एवं सूजन, एकाग्रता की कमी, रक्ताल्पता, ये एनीमिया, रुधिर क्या है? रुधिर रुधिर क्या है? रुधिर, हेवी रुधिर बनने रुधिर के रक्त होता है। ब्लड ब्लड इनडाइजेशन। ब्लड। क्या है, कहाँ पे है ये? रुधिर, भूख न लगना, रुधिर ये। सिर भारी, अपच, मितली, दर्द एवं एकाग्रता में कमी, रक्ताल्पता, आलस्य, नींद न आना, कोलेस्ट्रॉल, एनीमिया। असमानता। कहाँ पे गया ये रुधिर? हाँ, ये, हाँ। ऊपर वाले। रुधिर में मिलकर बाइल जूस जो है, रुधिर यानी ब्लड। sometimes when the bile duct is blocked, this bile does not reach the intestine but returns back to the liver, and from here it mixes with blood and is sent to the whole body. क्या होता है ना कि वो ब्लॉक होने से बाइल डक्ट जो है, वो बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक होने के कारण वो फिर से इंटेस्टाइन में नहीं जा पाता है और वापस वो रिटर्न लिवर में चला जाता है, क्योंकि लिवर में बाइल डक्ट बनता है ना। तो वो फिर से लिवर में चला जाता है। फ्रॉम हियर इट मिक्सेस विद द ब्लड एंड सेंड्स टू द होल बॉडी। तो ये वहां से रुधिर में जाता है, रुधिर में मिलकर समस्त शरीर में फैल जाता है। रुधिर यानी कि वो ब्लड में चला जाता है, ब्लड में। ये हमने कल देखा था, लिवर के यहाँ ऊपर ये गॉल ब्लैडर होता है और हाथों में यहाँ पर उसकी पोजीशन है, हमारे ये दोनों उंगलियों के नीचे। और ये जो फर्स्ट वाली लाइन है, ये लाइन के ऊपर यहाँ पर आएगा ये गॉल ब्लैडर। तो ये हमने कल देखा था। अभी आगे देखते हैं लीवर। लीवर ये सहयोगी अवयव है इसका, पित्ताशय, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। और ये कौन से महाभूत का है? अग्नि महाभूत। अग्नि महाभूत के कौन कौन से ऑर्गन है? अग्नि महाभूत के ऑर्गन्स कौन से हैं? लिवर और गॉल ब्लैडर। हाँ, लीवर और गॉल ब्लैडर। और इसकी गॉल फिंगर ब्लैडर। कौन सी है? लेफ्ट फायर की फिंगर। इंडेक्स जो फिंगर। चारों लेफ्ट तरफ। इंडेक्स फिंगर। हाँ, लेफ्ट हाँ। इंडेक्स फिंगर। और लीवर कहाँ पे है? लिवर जो है लीवर। कफ जॉइंट पे। हाँ, कफ जॉइंट पे। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के कफ जॉइंट पे लीवर है। यकृत अमाशय के दाहिनी ओर स्थित हमारे शरीर का सबसे बड़ा अवयव है और एवं उदर पटल, डायफ्राम के नीचे अवस्थित इस अवयव के निम्न भाग में पित्ताशय स्थित है। अब ये क्या है? ये डायफ्राम के नीचे है, डायफ्राम के ऊपर और डायफ्राम के नीचे। तो ये डायफ्राम के नीचे आता है पित्ताशय। यकृत का वजन, लीवर का वजन सामान्यतः 1.4% होता है। इसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई
30 to 35 सेंटीमीटर, और इसका रंग कत्थई होता है। आकार त्रिभुजाकार होता है। यह अवयव ऊपर छूने पर मुलायम और अंदर ठोस होता है। यहाँ तक हमने कार्य यहाँ तक हमने देखा था कल। यह शरीर में विद्यमान रक्त के 1/4 भाग का संग्रह है। इसमें यह शरीर के पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज पदार्थों के परिवर्धन या क्षय के लिए उत्तरदायी होता है। लीवर, मैंने कल बताया था कि लीवर जो है एक केमिकल फैक्ट्री है। हमारे शरीर की जो केमिकल्स कंपोजिशंस होते रहते हैं, तो वो सब ही केमिकल प्रोसेसेस जो है, वो केमिकल प्रोसेसेस सभी लीवर में होते हैं। अभी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, मतलब क्या होता है? तो इसमें होता है कि जो हमने भोजन लिया है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। जो हम चपाती, जब क्या कहते हैं, जवार की रोटी, भाकरी कहते हैं हम उसको महाराष्ट्र में। तो ये चपाती, जवार की रोटियां, फिर राइस, ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स है। मिलेट्स, तो ये हो गए कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो हम लेते हैं, चपाती हमने ली, चपाती वो गई अंदर, तो उसका डाइजेशन तो माउथ में भी हो जाता है, सलाइवा मिक्स होता है। वैसे ही अंदर जाने के बाद और भी कुछ स्टमक में कुछ सिक्रीशंस होते हैं, एसिड सिक्रिट होते हैं। तो इनका प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेसिंग जो है, ये प्रोसेसिंग लीवर के द्वारा होता है। केमिकल प्रोसेस जो है वो लीवर के द्वारा होता है। प्रोटीन है, जो हम प्रोटीन्स लेते हैं, दाल खाते हैं, जैसे कि मूंग दाल है, चना दाल है, तुअर की दाल है। तो ये सब दालें जो है ये सब प्रोटीन्स में आते हैं। तो ये प्रोटीन्स का भी केमिकल प्रोसेसिंग होता है। फिर फैट्स हम लेते हैं, जैसे कि घी है, ऑयल है, सभी प्रकार के ऑयल्स। तो ये इसका भी केमिकल प्रोसेस होगा अंदर जाने के बाद। विटामिन्स भी लेते हैं हम। तो ये विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एवं खनिज पदार्थों में के परिवर्धन या क्षय के लिए उत्तरदायी है। अब क्षय, क्षय का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन। क्षय का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। इन सब का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्म होते हैं ये। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द बॉडी, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। अब ये पोषण भी करता है टिश्यूज का। फिर उसके बाद, ड्यू टू लीवर ओनली अ पर्सन रिमेन्स हेल्दी एंड अनहेल्दी। अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है तो इसका मतलब है उसका लीवर हेल्दी है। अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो उसका मतलब है कि उसका लीवर ठीक नहीं है, अनहेल्दी है उसका लीवर, फैटी फैटी लीवर हो जाता है। तो ये जो है, हमारा शरीर किसके ऊपर आधारित है? तो हमारा लीवर किस तरह से काम कर रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू लीवर ओनली अ पर्सन रिमेन्स हेल्दी और अनहेल्दी। द मेन फंक्शन ऑफ लीवर आर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन ऑफ बाइल विच हेल्प्स इन फैट डाइजेशन। इसके प्रमुख कार्य में रक्त का निर्माण करना एवं उसका संचार करना एवं बाइल का उत्पादन करना, ये इसका मुख्य कार्य है लीवर का। रक्त को बनाना, रक्त का, इन सब से क्या हो रहा है? ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, ये सब का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ब्लड में, और वो बाइल का उत्पादन करता है, और वो स्टोर करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है उसको। वो बाइल जूस को कॉन्सेंट्रेट करके वो गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है, जो कि वसा के पाचन में सहायक होता है। ये जो बाइल है, ये बाइल फैट डाइजेशन में काम करता है। हम जो फैट्स लेते हैं वो फैट्स को
ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम बाइल जूस करता है। आंखों के रोगों में इसका बहुत योगदान होता है, क्योंकि यह विटामिन ए के निर्माण में सहयोगी होता है तथा विटामिन ए एंड डी एवं बी 12 को संग्रहित करता है। अब ये जो है बाइल जूस जो है आंखों इसका हमारा लिवर का रिलेशन किससे है? आंखों से है। फिर इसका और क्या काम है? आंखों के लिए इम्पोर्टेंट है। आंखों के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यह विटामिन ए का निर्माण करता है और विटामिन ए हमारे आंखों के लिए इम्पोर्टेंट है, सहयोगी होता है। विटामिन ए के निर्माण में सहयोगी होता है तथा विटामिन ए एंड डी एवं बी 12 को संग्रहित करता है और ये उसको प्रोडक्शन करता है। ये इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन ए एंड स्टोर्स विटामिन ए, विटामिन डी एंड बी 12 स्टोर करके रखता है। लीवर के द्वारा अनुमानतः 1000 की संख्या में जैव रासायनिक क्रियाएं संपादित की जाती है, इसलिए शरीर में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। रासायनिक जैव रासायनिक क्रियाएं होती है। लीवर के द्वारा क्या होता है? जो भी बायो केमिकल रिएक्शंस है, बायोकेमिकल रिएक्शंस सब लीवर करता है, इसलिए इसका महत्वपूर्ण स्थान है हमारे शरीर में। मुख्य रोग, अब लीवर और गॉल ब्लैडर, अभी इसका पेयर्ड ऑर्गन कौन सा है? गॉल ब्लैडर है। तो इसके कारण संबंधित होनारे रोग कौन कौन से हैं? तो मानसिक अवसाद, मेंटल डिप्रेशन वगैरह, भूख न लगना। डिसऑर्डर्स क्या क्या है? मेंटल डिप्रेशन, लैक ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, लैक ऑफ एपेटाइट, मस्कुलर पेन, मांसपेशियों का दर्द एवं रोग। मांसपेशियों के कुछ, एक तो दर्द होगा, फिर या तो कुछ उसका रोग होगा मांसपेशियों का, क्योंकि ये रिलेटेड टू मांसपेशियां हैं। माइग्रेन, सिर दर्द होता है बहुत सारा। तो ये सिर दर्द जो है, केमिकल रिएक्शंस ठीक तरह से नहीं हुआ, डाइजेशन नहीं हुआ, फिर इनडाइजेशन हो गया। तो लीवर जो है, लीवर बहुत सारे ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट करता है। तो उसके कारण अगर लीवर में गड़बड़ी हो गई तो माइग्रेन होगा, सिर दर्द होगा, एलर्जिक अस्थमा होगा, कब्ज होगा, कॉन्स्टिपेशन, रक्तचाप का नियंत्रण, बीपी, हाई बीपी, लो बीपी, ब्लड प्रेशर, क्रोध एवं आवेश, ये तो सबसे बड़ा इसका गुण है ना। अगर इसमें हीट ज्यादा हो गई तो क्रोध आएगा, आवेश आएगा। निर्णयहीनता, निर्णयहीनता मतलब क्या है? लैक ऑफ डिसीजन पावर। निर्णयहीनता मतलब लैक ऑफ डिसीजन पावर। डिसीजन नहीं ले सकते हम, अगर हमारा लीवर ठीक नहीं है, गॉल ब्लैडर ठीक नहीं है, तो हम डिसीजन नहीं ले सकते। अगर कोई व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो हम उसको हम क्या करेंगे? उसके लीवर और गॉल ब्लैडर को से ट्रीटमेंट देंगे। डायबिटीज, डायबिटीज क्या है? डायबिटीज ये तो केमिकल रिएक्शन की वजह से ही होता है ना। शुगर, प्रातः सोकर उठने में आलस या थकान, सवेरे सवेरे उठने के बाद भी आलस अगर आ रहा हो, उठाई नहीं नहीं दे रहा है, उसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। तो ये मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है। हम करना चाहते हैं बहुत कुछ, सवेरे उठ के, सवेरे उठ के पढ़ाई करना चाहते हैं, सवेरे उठ के योगा करना चाहते हैं, लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आलस आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, हो रहा है? तो हमारा लीवर गड़बड़ है, हमारा गॉल ब्लैडर गड़बड़ है। अनिद्रा, इंसोम्निया, अपच, इंडाइजेशन, आंखों की तकलीफ,
आईज के बहुत सारे प्रॉब्लम्स। के बाद में पुच्छ प्रदाह। पुच्छ प्रदाह यानी आर्मपिट। आर्मपिट नोड्स। आर्मपिट में कुछ गांठें हो जाती है, तो वो पुच्छ प्रदाह। गैस, फ्लैटुलेंस, गंदी सी स्मेल आना, गैस होना क्योंकि इंडाइजेशन हो गया है। रक्ताल्पता, एनीमिया, चक्कर, वर्टिगो, चक्कर आ रहे हैं, ब्रेस्ट प्रॉब्लम, स्तन रोग, खुजली, इचिंग, आंखों में पानी आना, इस तरह से वाटरिंग फ्रॉम द आईज। इस तरह से ये सब रोग होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लीवर में प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है। और नियंत्रित रोग कौन से हम नियंत्रण कर सकते हैं? कौन कौन से रोग है? तो पाचन संबंधी, डाइजेशन प्रॉब्लम्स जो भी है वो हम नियंत्रित कर सकते हैं ये गॉल ब्लैडर और लीवर पर ट्रीट करके। फिर उसके बाद कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन, दस्त है, लूज मोशंस, उल्टी, ओमिटिंग, हेवीनेस, सिर का भारीपन, हेवीनेस इन हेड, सिर का भारीपन, नेत्र रोग, विकार, आई डिसऑर्डर्स, अचानक शरीर में सूजन, जैसे डंडे से पीटा हो, इस तरह से शरीर में सूजन हो गई और बहुत दर्द हो रहा है। सडन इन्फ्लेमेशन ऑफ बॉडी, थकान, टायर्डनेस, रक्त उच्च ताप, हाई बीपी, डायबिटीज, मधुमेह, माइग्रेन, अवसाद, माइग्रेन, उन्माद यानी डिप्रेशन, उन्माद यानी डिप्रेशन, इंसोम्निया, अनिद्रा, अनिद्रा मीन्स इंसोम्निया, हृदय की रक्त वाहिनियों में जमाव, ब्लॉकेजेस इन द हार्ट वेसल्स, मल द्वार पर मस्से, नोड्स इन एनस, मासिक स्राव की गड़बड़ी, पीरियोडिकल डिसऑर्डर, रक्तजन्य दोष, ब्लड डिसऑर्डर, एलर्जिक अस्थमा, अधिक एंटीबायोटिक दवाएं का सेवन। अगर बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक दवाएं ली तो वो हमारे शरीर में ऑलरेडी केमिकल्स बन रहे हैं, लेकिन हमें उसके ऊपर श्रद्धा नहीं है। तो हम क्या करते हैं? हम एलोपैथी की दवाइयां लेते हैं। एलोपैथी की दवाइयां क्या होती है? एलोपैथी की दवाइयां केमिकल्स होते हैं वो, तो उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर होता है। तो कोई कुछ भी रोग हो जाए तो हम बहुत सारे एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, तो उसका इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। फिर उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसे हम साइड इफेक्ट्स कहते हैं। तो अधिक एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करने से जो कुछ भी होगा तो उसका भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। डिंबाशय का प्रदाह, डिंबाशय का प्रदाह मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरीज, इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरीज, चीख, चिल्लाहट, शाउटिंग लाउडली, जोर जोर से चिल्लाना, ये भी लीवर का प्रॉब्लम ही है। हीट हो गई लीवर में, लीवर हीट, नपुंसकता, इम्पोटेंसी, बेचैनी, वीक मेमोरी, स्मरण शक्ति का कमजोर हो जाना, इम्बैलेंस ऑफ स्पीच, हथेली और गर्म एवं पसीने में भीगी हुई, एक्सेस स्वेटिंग, हथेली में गर्माहट महसूस होना, और हथेलियों में कभी कभी बहुत सारा पसीना आता है किसी किसी को, तो ये भी प्रॉब्लम लीवर की वजह से ही होता है। आवाज का असंतुलन, डिसऑर्डर ऑफ द वॉइस, डिसऑर्डर ऑफ द टंग, टंग के कारण अत्य प्रॉब्लम होता है आवाज का। अत्यधिक पसीना, जीभ से संबंधित रोग, हृदय गति का नियंत्रण, आंखों में दर्द, सीढ़ी चढ़ने पर सांस फूलना, ये सब रोग होते हैं
जिससे ये सब रोग है जिससे हम नियंत्रण कर सकते हैं। कि कैसे? यकृत द्वारा नियंत्रण कर सकते हैं हम। लीवर को ठीक करेंगे, लीवर को ठीक करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो ये है लीवर, और लीवर का पोजीशन ए यहाँ पे होता है, और हाथों में ये यहाँ पे है। अपना जो ये डायफ्राम लाइन है, ये डायफ्राम लाइन के नीचे आएगा। ये हमारा जो ये थंब है, ये थंब से इसे सीधी चलती है डायफ्राम लाइन, और ये डायफ्राम लाइन के नीचे आएगा लीवर। तो हमारा चैप्टर 6 तो खत्म हो गया। अभी प्रमुख रोगों का उपचार बिंदु। अब प्रमुख रोग जो है, सिर व गर्दन क्षेत्र के रोग और तकलीफें। अब सिर में दर्द, प्रोब से दर्द युक्त स्थान पर दबाव दिया देकर हम कर सकते हैं। गर्दन में अगर दर्द है, अ, सिर में दर्द है, सिर में कहीं भी दर्द है तो हम उसको प्रोब से तो मसाज करके उसको कम कर सकते हैं। या फिर गर्दन में दर्द है तो यहाँ पे हम काला कलर करेंगे। ये काला कलर यहाँ पे करने से हमारी गर्दन में जो दर्द होगा वो चला जाएगा। आजकल की सामान्य बीमारियों में सिर दर्द, आंखों की रोशनी कमजोर होना, साइनोसाइटिस, मुंह में छाले, मसूड़ों से खून आना, कानों में कम दिखाई दे सुनाई देना, अ, गर्दन में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गला खराब होना, टॉन्सिलाइटिस, हकलाहट, रोग दिनचर्या में बाधा डालने का कार्य कर रहे हैं। ये सब रोग जो है, ये सब रोग दिनचर्या में हमारे बाधा डालने का काम। कौन कौन से रोग है? ये सब रोग जो है ये डायफ्राम लाइन के ऊपर वाले है। सिर में दर्द है, ये भी ऊपर वाला पोर्शन है। आंखों की रोशनी कमजोर होना, साइनोसाइटिस, मुंह के छाले, मसूड़ो, ये सब कहाँ पे हो रहा है? ये हमारे ऊपर यहाँ पे इस पोर्शन में हो रहा है। मसूड़ों से खून आना, कानों से सुनाई कम देना, गर्दन में दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्टिलाइटिस, गला खराब होना, टॉन्सिलाइटिस, गला खराब होना उसको क्या कहते हैं? टॉन्सिलाइटिस, हकलाहट, ये सब जो है ये अफेक्ट करते हैं हमारे जीवन पर। इनका सरल उपचार हथेली और तलुओं के अंगूठों पर जो सिर और गर्दन की ऊर्जा का प्रतिरूप है, इस सरलता से किया जाता है। फिर इसको हम क्या करेंगे? प्रोब द्वारा हमारे अंगूठा जो है, ये अंगूठा को दबाएंगे जहां पे दर्द हो मिल रहा है। सभी जगह पे ऐसे दबाकर देखना है। अ, अंगूठे को अंगूठे को सभी जगह। अब ये अंगूठे पे दिखाया है ना, ये हमारा अंगूठा है। तो अंगूठे में ये हमारे आईज यहाँ आएंगे, यहाँ पे ईयर आएगा, ये नोज आएगा, ये है हमारा माउथ। दांतों का कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम यहाँ पे प्रोब से पहले वो पॉइंट ढूंढ लेंगे। फिर पॉइंट ढूंढने के बाद वहां पे मेथी दाना लगाएंगे या कलर करेंगे या मैग्नेट लगाएंगे। तो उसके बाद में ये यहाँ पे आता है हमारा अंगूठे के जोड़ के यहाँ नीचे आएगा ये गले का पोर्शन। तो यहाँ पे अगर गले में अगर कुछ गर्दन में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अंगूठे में हम यहाँ पे काला कलर करेंगे। सांस फूलना, बेचैनी, घबराहट, चलते चलते सांस फूलना, छोटी छोटी बातों से पर घबराना, धड़कन बढ़ना, अस्थमा, धूल आदि से एलर्जी, हृदय संबंधित तकलीफों आदि के लिए हथेली तलुओं पर स्थित बिंदुओं को दबा कर देखे। दर्द होने पर 5 स्टार मैग्नेट लगाकर क्षेत्र के अनुसार उपचार करें। अब ये जो स्टार मैग्नेट है, ये स्टार मैग्नेट हमें लगाना है। हमें क्या करना है? प्रोब के द्वारा दबा दबा कर देखना है कि कहाँ पर दर्द है।
अगर सांस फूल रही है, बेचैनी है, घबराहट है, तो हम क्या करेंगे? ये लंग्स है, तो ये तो लंग्स से रिलेटेड है। तो ये लंग्स का ये जो पोर्शन है, यहाँ पर हम प्रोब के द्वारा हम ढूंढेंगे वो पॉइंट। हमें पहले वो पॉइंट ढूंढना है। फिर वो पॉइंट मिल गया जहां पे बहुत सारा दर्द हो रहा है, तो उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे? ये स्टार मैग्नेट लगाएंगे। हाथों पैरों की तकलीफ, ये तो हो गया छोटी छोटी बातों पर घबराना, सांस फूल जाना, धड़कन का बढ़ना, अस्थमा, धूल की एलर्जी, हृदय संबंधी तकलीफ। तो ये इन सब प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे? ये जो लंग्स का तुल्यार्थता यहाँ पे है हमारी, तो यहाँ पे हम वो पॉइंट ढूंढेंगे। फिर वो पॉइंट ढूंढने के बाद हम वहां पे क्या करेंगे? स्टार मैग्नेट लगाएंगे। इसके बाद हाथों पैरों में अगर तकलीफ है, तो हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, ऐंठन हो गई है हाथों में या पैरों में, जोड़ों में अगर सूजन हो गई है, हाथ पैर का पतला मसल लॉस हो गया है, सुन्नपन आ रहा है, झंझनाहट हो रही है, ये सब जो प्रॉब्लम्स है, ये सब प्रॉब्लम्स हम अपने ये उंगलियों पर करेंगे। तो फिर हमें यहाँ पर क्या करना है? तो हमें यहाँ पर वो ढूंढना है, पॉइंट्स हम ढूंढेंगे। फिर यहाँ पे हम मेथी पट्टी लगा सकते हैं रिंग द्वारा। वो जो हमारी रिंग होती है, वो रिंग के द्वारा उसको मसाज कर सकते हैं। या फिर अ, ये जोड़ों पर हम, ये तो सबको पता है, कफ जॉइंट जो है, ये दोनों हमारे पैर हैं, ये दोनों हमारे हाथ है, ये बायां हाथ है, ये दायां हाथ है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग, राइट लेग। फिर ये तो जोड़ जोड़ होते हैं। ये हो गया हमारा नी का पोर्शन। ये है नी या ये नी है? कौन सा वाला नी है? नी कौन सा है? दोनों सेंटर नी, ये सेंटर वाले दोनों नी के है ना, ये सेंटर वाले जॉइंट, पित्त हाँ, वात पित्त पित्त जॉइंट। वात जॉइंट या पित्त जॉइंट? सेंटर पित्त मतलब पित्त कौन सा? सेकंड। पित्त जॉइंट। वात, वात तो ऊपर हो गया ना, हाँ ऊपर वाला हाँ नहीं ना, नीचे। हाँ, सेंटर वाला जॉइंट जो है वो नी के नी लिए का है। है, नी का है। ऊपर नीचे वाला जो है वो वात जॉइंट है, वो उसके लिए है कि ना, टखने के लिए। टखने के लिए, हाँ। हाँ, पैर का जो टखना है, जैसे ये मतलब टखने लोअर। के लिए, हाँ। हाँ हाँ, ये टखने के लिए, और नीचे वाला जो है थाई के लिए। सबसे थाई कफ के, जॉइंट भी थाई के लिए। हाँ हाँ। ऐसे ही बाजुओं में भी है। जो बाजू आगे का में। हिस्सा है, ये पहला बात जॉइंट है, ये हैगा कलाई के लिए। हम्म। दूसरा आर्क के लिए बोलते हैं, क्या बोलते हो आप? एल्बो, एल्बो। तो हाँ, कोहनी बोलते हैं ना हम लोग, कोहनी, जैसे। कोहनी, तो हाँ। कोहनी के लिए। और थर्ड वाला जो है वो आर्म, ऊपर वाला कफ जॉइंट पे, वो आ कंधे, जाएगा कंधे के लिए। कंधे या फिर शोल्डर के शोल्डर। लिए। हाँ, कंधों शोल्डर ही में, बोलते हैं। कंधों में जो कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है। अगर बीच का पोर्शन जैसे दर्द हो ना, बाजू का बीच वाला पोर्शन है, जैसे कोहनी और उसके बीच में दर्द है, तो हम ये फ्लंजेस पे लगाएंगे उस पे, तब मेथी पट्टी। जैसे मस्कुलर पेन होती है ना कई बार, तो ये फ्लंजेस पे लगाओ तो भी आराम आ जाता है। हम्म। ये जैसे बीच जॉइंट में पेन नहीं हो रही है ये और बीच में। हाँ हाँ, बीच में दर्द हो रही है। हम्म। हाँ, जैसे बीच में कहीं भी दर्द हो रही है, तो फ्लैंजेस से मतलब बाजुओं के जैसे ऊपर, कहते हैं ना तो कोहनी में हो रही है ना कंधे में हो रही है, बीच में बड़ी दर्द हो रही है, मस्कुलर पेन है, तो तब भी फ्लैंजेस पे अगर वो लगा दो ना मेथी पट्टी, तो बहुत आराम मिलता है। तो ये हो गया हाथों और पैरों का। पीठ के लिए विभिन्न क्षेत्र में तकलीफ। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी की तुल्यार्थता कहाँ पे है? ये रीढ़ की हड्डी है। ये वाला कौन सा पोर्शन है?
ये वाला। ये जीवी की लाइन है ना, ये सारी इधर। हाँ, ये थोरेसिक से लेकर नीचे लंबा उसके नीचे कॉक्सिस तक होएगा, हाँ थोरेसिक। क्योंकि सर्वाइकल तो थंब के पीछे आ जाता है ना। हाँ नहीं, उसको क्या कहते हैं हम? पीठ का नाम क्या जैसे है? मानो कमर का है। स्पाइन का कौन सा एरिया है वो? थोरेसिक एरिया है। थोरेसिक एरिया है। और उसके नीचे? थोरेसिक, पेक्टोरल, कॉक्सी एक सारे तो ऐसे में। लंबर है ना, लंबर लंबर एरिया, लंबर। थोरेसिक, लंबर और कॉक्सी सारे हम्म। बीच में आ जाएंगे। हाँ, सैक्रल कॉक्सिक्स सब। सबसे नीचे। कॉक्सिक्स हाँ, सबसे उसमें नीचे। तो सारा तक आएगा ना, थोरेसिक, थोरेसिक से लेकर नीचे से कॉक्सिक तक सारा आएगा ये। सब उसमें थोरेसिक के सर्वाइकल के होते हैं अंगूठे के पीछे। हेलो मैम। हाँ 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 हाँ, बोलिए बोलिए। मैं क्या, थंब के पीछे तो सर्वाइकल के वो होते हैं ना, उसके हाँ 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 वर्टिब्री, हाँ, सर्वाइकल। 7 थंब के नीचे वर्टिब्री के सर्वाइकल होते होता हैं। है। हाँ। ये यहाँ पे होगा। हाथ। यहाँ से स्टार्ट होगा सर्वाइकल एरिया। हाँ हाँ, सर्वाइकल। नीचे फिर से मैम, नीचे से शुरू होता है सर्वाइकल, नीचे से फर्स्ट जॉइंट के बाद। हाँ, ये गले का ऊपर से नहीं पोर्शन है। होता हाँ, ये नेक का पोर्शन है। है। ये सब जो है, जॉइंट है ये गले। ये नेक है। फिर ये नेक नेक खत्म हो जाने के बाद, नेक में ही तो सर्वाइकल एरिया है। हाँ हाँ हाँ, ये समझ नेक गई, में ही ठीक तो है। 1 से 5 जो वर्टिब्रा होते हैं वो नहीं मैम, सर्वाइकल के थोड़ा ही होते हैं। फिर उसके बाद में नीचे से। यहाँ से शुरू हो जाएगा। नहीं नहीं, सर्वाइकल थोड़ा नीचे तक जाएगा, उसके बाद थोरासिक शुरू होगा ना। ये थोरासिक शुरू हो जाएगा यहाँ से। थोरेसिक के सारे नहीं होते यहाँ पे, थोरेसिक के नीचे वो होते हैं, क्या कहते हैं इसको, दो या तीन वर्टिब्रीज आती हैं उसमें सर्वाइकल के साथ, बाकी सारा हम्म इधर रहता है थोरेसिक का। तो फिर ये जो है, ये थोरेसिक, इधर वाला जो है ये थोरेसिक है। इधर लिखा है ना, ये जो पे देखो पोर्शन है, पीठ का उपचार लिखा है। हाँ, ऊपर से वर्टिब्रीज ये का यही दिखा गए रखा है कि ना। हम इनको बंद भी करा दो। ये हाँ कोई बात थोरेसिक है। नहीं करते तो ये गलती रहती है। दूसरे वाला जो गर्म है जिसमें आएगा वो तो गलत चल रहा है। गलत चल रहा है मतलब? बताओ। अरे, बातें करनी है तो आप म्यूट कर लीजिए। तो ये, ये ये थोरेसिक के, ये जो 7 मनके हैं वो 4 या 5 मनके इधर आ जाएंगे, बाकी के 7 मनके उधर आएंगे, क्या नाम है, ये इस बीच वाली उसमें। हम्म हम्म यहाँ पे हाँ 7 या 8 आते हैं, और बाकी इधर आते हैं 4 मनके, इधर आते हैं हमारी अंगूठे के ऊपर। डायफ्राम लाइन तक T4 आता है। थोरेसिक एरिया, डायफ्राम लाइन जो हमारी है, या ये हमारी डायफ्राम लाइन है। ये है हमारी डायफ्राम लाइन। तो डायफ्राम तो वहीं लाइन पे तक हम T4 आता है। थोरेसिक, ये T4 यहाँ तक आता है। फिर यहाँ से नीचे आएगा लंबर एरिया। यहाँ से आएगा लंबर, और लंबर के आपने नीचे सीखा। आएगा सैक्रल। सैक्रल, हाँ, सैक्रल सैक्रल और कॉसिक्स। और वो नीचे फिंगर के नीचे बीच में चला कॉसिक्स जाएगा ना आएगा। वो तो। यहाँ पे कॉसिक्स हाँ, आएगा।